नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है। सत्र के 17वें दिन आज दोनों सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध हैं। एनसीडीसी संशोधन से निगम का दायरा व्यापक करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में एनसीडीसी संशोधन विधेयक से तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। वहीं केरल नाम परिवर्तन विधेयक में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। राज्यसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन और नियुक्तियों में पारदर्शिता का प्रस्ताव है। राज्यसभा ने चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को बिना संशोधन लोकसभा को लौटा दिया। इनमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव है। विधेयक में विदेशी संस्थागत निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज पर आयकर छूट देने का प्रस्ताव है। सरकार के अनुसार इससे भारत में निवेश, विनिर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने सभी दलों से सहमति बनाने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए सहयोग की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए जरूरत के अनुसार समय दिया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में भाजपा ने रांची बंद का आह्वान किया है। झारखंड में पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से छात्र भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों, परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। झारखंड भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये बंद झारखंड के युवाओं के हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई है। सरकार याद रखे कि लाठियों से आवाज दबाई जा सकती है, युवाओं का आक्रोश नहीं। सावन शिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी है। भक्त भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बिल्वपत्र और फूल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस तैनाती के साथ यातायात, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने शिवरात्रि के अवसर पर एक्स पोस्ट पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, भगवान शिव से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना करता हूं। भारत इस वर्ष अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएगा। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस बार समारोह का मुख्य फोकस युवा शक्ति पर रखा गया है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले भारतीय सेना के जवान लाल किले के पास दंगल पार्क में 21 तोपों की सलामी का अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्ण लाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर
सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि पीएमकेवीवाई के तहत ऐसे कोई घोषणा नहीं की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक और व्यक्ति की मौत के साथ इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 101 हो गई है, जबकि 7 जिलों में 1,26,431 लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 71,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 6 जिलों में 89 राहत शिविर और केंद्र चल रहे हैं, जहां करीब 24,000 लोगों को सहायता दी जा रही है। उत्तर भारत में मानसून सक्रिय है और अधिकांश राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश और तापमान में गिरावट के आसार। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा है। राजस्थान और बिहार में भी कई जगह बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसा ही नजारा वाराणसी में भी गंगा में देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा के घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के चमोली में ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण तमक नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे वहां बना बेली ब्रिज बह गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की 5वीं बैठक में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने की। प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने इन्हें दवा रहित, समग्र और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली पद्धतियां बताया। गाजियाबाद के लोनी स्थित गुलाब वाटिका मार्केट में सोमवार देर शाम 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की मेज़नाइन और पहली मंजिल की छत गिर गई। हादसे में 3 लोग मलबे में फंस गए। पुलिस और दमकल कर्मियों ने 2 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। करीब 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद 32 वर्षीय मुकेश यादव को भी मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया। एनडीआरएफ ने लाइफ डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड से पूरे परिसर की जांच की। किसी अन्य व्यक्ति के फंसे न होने की पुष्टि के बाद दुकान को सुरक्षित कर बंद कर दिया गया। गुजरात के मोरबी के वीरपाड़ा गांव में एक कुएं से पिछले कुछ दिनों से समुद्र के पानी जैसा पानी उफनते हुए दिख रहा है, जिसकी सूचना मिली। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुएं की जांच की। टीम ने करीब 500 मीटर दूर स्थित एक अन्य कुएं का भी निरीक्षण किया। जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर मोरबी प्रशासन को सौंपी जाएगी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में राज्य पुलिस विभाग के सम्मान समारोह में पदोन्नत पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चलने फिरने और सुनने में अक्षम लोगों को मुफ्त जयपुर फुट प्रोस्थेटिक्स और सहायक उपकरण वितरित किए। गोवा के वेरलाकांका में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पंचायत के लिए नवनिर्मित कम्युनिटी सेंटर का किया उद्घाटन। दिल्ली में एनएचआरसी सदस्य प्रियंका कानूनगो ने बच्चों की सहमति की उम्र 16 वर्ष किए जाने के कथित परिणामों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। कानूनगो ने आगे कहा कि कई हाईकोर्ट के मामलों में आरोपी से शादी करने या उसे माफ करने की सोच का जिक्र हुआ है। उन्होंने बच्चों को कम उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देने का अवसर देने की बात कही है। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 44 अवैध हथियार जब्त किए। बरामद हथियारों में 22 तलवारें, 15 खंजर और 4 चॉपर शामिल। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि जब्त किए गए हथियार अजमेर से लाए गए थे। इन्हें बेचने के लिए लाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
भारतीय और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में हुआ शुरू। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। नई दिल्ली में नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के सफर पर आधारित नई किताब मोर देन अ प्लेटफॉर्म का विमोचन किया गया। किताब का संपादन नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार एना रॉय ने किया है। समारोह में नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और महिला उद्यमी शामिल हुए। किताब में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के अनुभवों और आगे की रणनीति को रेखांकित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन पर 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ एफपीओ, मत्स्य सहकारी समितियों, उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और मछली पालकों को मिलेगा। ढाका में बांग्लादेश की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के चेयरपर्सन जहरत अदीब चौधरी ने भारत को सबसे बड़ा पड़ोसी बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक क्षेत्र में निजी निवेश और भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर। उन्होंने स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और निवेशकों के मजबूत सहयोग की जरूरत बताई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में 15% जबकि वैश्विक औसत 5% पायलट महिलाएं हैं। सरकार अब एयरपोर्ट, तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क हादसों में मौतों को शून्य करने के लक्ष्य पर कर रही है काम। हादसों वाले 100 जिलों की पहचान कर वहां तत्काल सुधार किए जा रहे हैं। मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या आधी करना है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए LNG और कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता बढ़ाई। सरकार के मुताबिक LNG अब 6 की जगह 15 देशों से और कच्चा तेल 27 की जगह 41 देशों से किया जा रहा है आयात। इससे किसी एक देश या रास्ते पर निर्भरता घटेगी और संकट के समय सप्लाई पर असर का खतरा कम होगा। केंद्र सरकार के 1847 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर खर्च 21.97 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। जून 2026 तक ये कुल निर्धारित निवेश का 54% से ज्यादा है। इनमें 1341 प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से देश में कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ONGC और शेल एनर्जी इंडिया ने गहरे समुद्र में तेल गैस खोज और LNG खरीद के अवसर तलाशने के लिए गैर बाध्यकारी MOU पर किए हस्ताक्षर। समझौते के तहत दोनों कंपनियां OALP के 10वें और 11वें दौर समेत
भविष्य की नीलामी में गहरे और अति गहरे समुद्री ब्लॉकों में संयुक्त भागीदारी की संभावनाएं तलाशेंगे। ट्राई ने बिजली, पानी, गैस, एलपीजी, कुरियर और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के लिए 1601 सीरीज के नंबरों के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए। संचार विभाग के मुताबिक ये संस्थाएं सेवा और लेन देन संबंधी कॉल के लिए 1601 सीरीज का इस्तेमाल करेंगी, जिससे ग्राहकों के लिए ऐसी कॉल की पहचान आसान होगी। भारतीय तटरक्षक बल ने मरीन ग्रेड एल्यूमीनियम की घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ किया एमओयू। समझौते के तहत जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और देश का डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने विशाखापत्तनम की एक मेडिकल डिवाइस कंपनी के साथ एआई पावर्ड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक ग्रीवा विजन के कमर्शियलाइजेशन के लिए समझौता किया। बोर्ड के सहयोग से केरलम के कोल्लम में इसके निर्माण की सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे बड़े स्तर पर उत्पादन और किफायती स्क्रीनिंग को बढ़ावा मिलेगा। त्रिपुरा से 1 मीट्रिक टन सरसों शहद की पहली खेप दुबई निर्यात की गई। इससे स्थानीय मधुमक्खी पालकों और किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बेहतर दाम के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सैमसंग ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन में पे नाउ फीचर शामिल किया, जिसे भारत की R&D टीम ने किया विकसित। पे नाउ फीचर बिल भुगतान की याद दिलाएगा और समय पर पेमेंट में मदद भी करेगा। फिलहाल ये सुविधा केवल भारत में उपलब्ध होगी। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी हमलों में 5 लोगों की मौत, 20 घायल। अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने शहर पर मिसाइलें और हवाई बम दागे, जिससे कई इमारतों और वाहनों में आग लग गई। वहीं राजधानी कीव पर भी हमले हुए, जहां एक केंद्रीय इलाके में गोदामों में आग लग गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। दोनों शहरों में हवाई हमले के अलर्ट जारी किए गए। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने मचाई भारी तबाही। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप में मरने वालों की संख्या 132 हुई, वहीं 570 लोग हुए घायल। भूकंप के बाद कोलंबिया में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। 1500 से ज्यादा इमारतें ढहने और अस्पतालों व बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद राहत बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया में आए भूकंप के बाद वेनेजुएला ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मानवीय सहायता और बचाव दल कोलंबिया भेजने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों के जवाब में अब मुआवजे की मांग रख दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से पिछले 50 साल में हुए नुकसान का हर्जाना मांगा जाएगा। वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए प्रतिबंध हटाने, सैन्य दबाव खत्म करने और युद्ध के नुकसान का मुआवजा देने जैसी शर्तें रखी है। ट्रंप की नई मांग से दोनों पक्षों के बीच बातचीत और मुश्किल होने की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच हॉर्मुज समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से तेल की कीमतों में करीब 5% का उछाल दर्ज किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद जब्त किए गए 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को कबाड़ के तौर पर बेचा। लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक दुबई की एक जहाज रिसाइकलिंग कंपनी ने दोनों टैंकर खरीदे हैं। इन्हें अब भारत के स्क्रैप यार्ड में तोड़ा जाएगा। ब्राजील के रियो डी जानेरियो में हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पायलट समेत 3 कोलंबियाई पर्यटकों की जान गई। हादसे की जांच फिलहाल जारी है। अमेरिकी अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप किए खारिज। अमेरिकी अपील कोर्ट ने मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट के खिलाफ हजारों मुकदमों को आगे बढ़ने की मंजूरी दी। कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन करने का आरोप है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई। बेकाबू आग के चलते प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर दिया है।
बेकाबू आग से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि कई घर और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। आग से कम एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में 3 विकेट से जीत हासिल करके 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। वेस्टइंडीज की टीम को लगा बड़ा झटका। लगातार तीसरी बार टीम को वनडे वर्ल्ड कप के लिए खेलना होगा क्वालिफायर। वनडे रैंकिंग में टीम 10वें स्थान पर मौजूद। क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट संघ ने अगले वर्ष होने वाले आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के प्रारूप में किए बदलावों की कड़ी आलोचना की है। बदलावों पर सवाल भी उठाए हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने टेस्ट मैचों में स्पेन के खिलाफ भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन का कारण बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलना बताया है। फीबा अंडर-18 एशिया कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप 13 अगस्त से अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने जा रही है। प्रतियोगिता में 16 देश भाग लेंगे। टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में गुजरात के 3 प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें भावनगर के होनहार युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो हॉपकिंस भी हैं। सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्स का खिताब जीतने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा सिंकफील्ड कप में सेवियन के खिलाफ करेंगे आगाज। शानदार प्रदर्शन साल के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में पहुंचा सकता है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने सोमवार को विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि इस सफलता की लय को बनाए रखना जरूरी है। लागोस में भारतीय तलवारबाजों का शानदार प्रदर्शन। अंडर-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 17 पदक। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दर्शक दीर्घा में प्रवेश द्वार के जरिए पक्षी अंदर ना पहुंच सके, इसके लिए डबल डोर एंट्री की गई है। मोहन बागान सुपर जायंट ने 135वें डूरंट कप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स को 6-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मोहन बागान की जीत के नायक साहल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमा ली। इस जीत के साथ मोहन बागान ने ग्रुप ए में 9 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। बायर्न म्यूनिख के मिडफील्डर जोआओ पैलिनी एस्टन विला के साथ हो सकते हैं शामिल। दोनों के बीच बातचीत लगातार जारी। पिछले सीजन लोन पर टॉटनहैम के साथ थे। टॉटनहम डिफेंडर मिकी वान डे वेन ने क्लब के साथ किया लंबी अवधि का करार। साल 2023 में वॉल्फ्सबर्ग से टॉटनहम हॉटस्पर्स को किया था ज्वाइन। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने एटीपी मॉन्ट्रियल मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 16 में ब्राजील के जोआओ फोंसेका को दी मात। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।